अब हम पढ़ेंगे एलसी परिपथ में दोलन। यहाँ हम प्रत्यावर्ती परिपथ से थोड़ा सा पीछे हट गए। यहाँ पर हमने फिर डायरेक्ट करंट इसमें इस्तेमाल की है। एक कैपेसिटर है, कंडेंसर है। जब हम किसी संधारित्र को बैटरी से जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और आवेशित होने में उसकी एक भुजा धनावेशित होती है और दूसरी भुजा ऋणावेशित होती है। यानी कि जब हम इसको इससे जोड़ देंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, ये चार्ज्ड कहलाएगा। अब हमने इसको यहाँ से हटा करके यहाँ जोड़ दिया। ये जब हम इससे जोड़ देंगे तो अब ये जो है क्या रह जाएगा, ये C और L, ये कहलाएगा एलसी परिपथ। अब क्या होगा, ये तो था चार्ज, ये जो आवेश होगा ये इस दिशा में प्रवाहित होगा, आवेश प्रवाहित होगा इस दिशा में। और L से होते हुए, अब जब L से गुजरेगा, प्रत्यावर्ती परिपथ से गुजरेगा, तो L से गुजरते हुए वो जो क्या होगा, उसकी जो ऊर्जा का यहां से जो आवेश या आवेश के प्रवाह के कारण इसमें एक धारा प्रवाहित होगी। आवेश के प्रवाह के कारण इसमें क्या उत्पन्न होगी, एक धारा प्रवाहित होगी। तो ये धारा जब इस ओर प्रवाहित होगी तो यहां से गुजरते हुए वो इस संधारित्र में जो ऊर्जा थी 1/2, संधारित्र की जो ऊर्जा होती है 1/2 Q²/C, 1/2 Q²/C। ये संधारित्र को जब हम चार्ज करते हैं, यदि इस पर Q आवेश है, संधारित्र पर Q आवेश है और C इसकी धारिता है, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा जो संचित ऊर्जा है, वो जो है संचित ऊर्जा कहलाएगी। ये संचित ऊर्जा 1/2 Q²/C होती है। और जब ये L से होकर ये धारा इसमें प्रवाहित होगी तो यहाँ पर ये इंडक्टेंस से जब होगी तो ये ऊर्जा इसमें व्यय होगी और 1/2 L I², यदि I धारा हो और L इसका इंडक्टेंस हो, इसमें चेंज होगी। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो संधारित्र है ये क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा और यहाँ जो है इसमें बदलेगा। धारा इधर की ओर प्रवाहित हो गया, थोड़ी देर के बाद ये क्या होने लगेगा, धनावेशित होने लगेगा धीरे धीरे करके, और ये जो है ऋणावेशित होने लगेगा। तो अब क्या हो गया, थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे ये जो कंडेंसर था, ये जो है इसकी ये प्लेट जो है धनावेशित हो गई और ये ऋणावेशित हो गई। जब ये पूर्ण रूप से ये धनावेशित हो जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर आवेश इस दिशा में प्रवाहित होगा, फिर आवेश इस दिशा में प्रवाहित होगा, यानी कि धारा की दिशा फिर ये होगी। तो ये जो संचित ऊर्जा थी कंडेंसर की वो L में चेंज हुई और L से पुनः जो है किसमें चेंज हुई, C में चेंज हुई। तो ये पहले इस दिशा में धारा वही, फिर इस दिशा में धारा वही, फिर इसके अंदर संचित वही ऊर्जा फिर इस ओर प्रवाहित होगी और फिर जो है इधर की ओर धारा बहेगी। तो अब देखिए धारा जो है इस इंडक्टेंस से, इस प्रेरकत्व से क्या बह रही है, पहले एक दिशा में बह रही है और अब फिर दूसरी दिशा में बहेगी। फिर जब इस दिशा में धारा बहेगी तो फिर ये क्या होने लगेगा, धनावेशित होने लगेगा और ये क्या होने लगेगा, ऋणावेशित होने लगेगा। ये क्या होगा, ऋणावेशित। और ये क्रम चलता रहेगा। अगर कोई ऊर्जा का अक्षय ना हो, कोई लॉस ना हो, तो ये जो है अनंत क्रम तक चलता रहेगा। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, ये चलता रहेगा। लेकिन जो वर्तमान में जो स्थिति होती है, चूंकि परिपथ में कुछ न कुछ ऊर्जा का ह्रास होता रहता है, तो ये जो है इस तरह से कम होता रहता है, धारा का मान कम होता रहता है और अंत में जो है ये शून्य हो जाता है। ये तो ये क्या है, धारा है, पहले एक दिशा में फिर दूसरी दिशा में, एक दिशा में धारा इस दिशा में, फिर जब ये धनावेशित हो गया फिर धारा इस दिशा में, ये इस दिशा की धारा है, फिर ये धनावेशित हो गया फिर धारा। लेकिन ये लगातार इसका जो धारा का जो मान है वो लगातार क्या हो रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। कम होने का कारण क्या है, ऊर्जा का पूरा ट्रांसफर, एक जो संधारित्र की जो समस्त ऊर्जा है वो इंडक्टेंस में पूरी चेंज नहीं हो पाती। अगर ऊर्जा ह्रास न हो तो ये अनंत काल तक चलता रहेगा। तो ये कहलाएंगे दोलन, एलसी परिपथ में दोलन कहलाएंगे ये। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, ये एक ऐसा यंत्र होता है
जो उच्च विभव को निम्न विभव में और निम्न विभव को उच्च विभव में बदलने का काम करता है। आपने देखा होगा कि आपके गाँव में जो है बड़ी लाइन गुजरती है, और बड़ी लाइन गुजर करके जब वो आपके गांव के लिए छोटी लाइन भेजते हैं तो उसके बीच में एक ट्रांसफार्मर होता है। तो वो ट्रांसफार्मर क्या होता है, उच्च विभव को निम्न विभव में बदल देता है। या हमारे घरों में जो विभव जो वोल्टेज आ रही है वो लगभग 220 वोल्ट की होती है, और टेलीविजन में या अन्य यंत्रों में हमको अगर अधिक वोल्टेज की आवश्यकता है तो वहां पर उस यंत्र के अंदर भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 220 वोल्ट को आवश्यकता अनुसार, चाहे 5000, 4000 या 10,000 वोल्ट में बदलना है, उसमें बदलने का काम करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है क्या हो गया, एक तो क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन जो इसका मुख्य काम है वो है जो विद्युत विभव है, वोल्टेज, उसकी प्रबलता को बदलना, यानी कि कम को ज्यादा करना या ज्यादा को कम करना। तो जो ट्रांसफार्मर कम विभव से उच्च विभव में बदलते हैं विभव, कम विभव से उच्च विभव में बदलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। वो क्या कहलाता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और जो उच्च विभव को निम्न विभव में बदलते हैं, उच्च विभव को निम्न विभव में बदलते हैं, निम्न विभव में बदलते हैं, वो कहलाते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। इसको स्टेप डाउन और इसको स्टेप अप नाम से ही लग रहा है। तो जो ट्रांसफार्मर बड़ी लाइन से हमारे घरों में बिजली भेजने के लिए, यानी कि विद्युत विभव हमारे घरों में लगभग 220 वोल्ट आता है, और ये होता है उच्च जो लाइनें जाती हैं वो 11 केवी या 33 केवी। 11 केवी का मतलब क्या हो गया, 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट होता है। इस 11,000 वोल्ट को जो है वो किस में बदलते हैं, 220 वोल्ट में बदलते हैं। तो उच्च विभव को निम्न विभव में बदल रहे हैं ये हो गए। तो ये कहलाते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। और जो हमारे घरों में एपरेटस लगे हुए हैं, हमारे घरों में सप्लाई हो रही है 220 वोल्ट की, और हमको सपोज जरूरत है 10,000 वोल्ट की, 10,000 वोल्ट की या 5,000 वोल्ट या 1,000 वोल्ट की। तो यहाँ पर क्या करता है, एपरेटस के अंदर, उस टेलीविजन के अंदर लगा होता है एक ट्रांसफार्मर, और वो 220 वोल्ट को इकाई में बदल देता है, 1,000 वोल्ट में बदल देता है या 2,000 वोल्ट में बदल देता है। तो ये कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए ये सेम एक चौकोर इस तरह का कटा हुआ है, और ये लेमिनेटेड आयरन कोड, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, पटलित लौह क्रोड भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस पर देखिए ये तार के फेरे हैं, ये हमने इस पर कम दिखाए हैं। इसको P फॉर प्राइमरी, प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और इसको जो है द्वितीय कुंडली, S फॉर सेकेंडरी क्वाइल कहते हैं। माना इसमें फेरों की संख्या प्राइमरी में NP है और सेकेंडरी में NS, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS है। तो यहाँ पर हमने देखिए इसको प्राथमिक कहा है, तो इसको हमने जो बनाया है वो बनाया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, यानी कि इस कम विभव को उच्च विभव में बदलने के लिए काम किया। ये सिद्धांत क्या है इसका, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। इसको जब किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं, जब किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं, तो देखिए एक कुंडली तो स्थिर है, लेकिन धारा का मान इसमें क्या होगा, शून्य से लेके बढ़ेगा अधिकतम से, फिर न्यून होगा, फिर जो है विपरीत दिशा में बहेगी, फिर शून्य होगा। तो इसमें धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण इसमें एक वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, परिवर्ती वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स, या इस कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो माना EP है, EP इज इक्वल टू हो जाता है -NP del phi by del T, ठीक है। अब इसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और वो चुंबकीय फ्लक्स किससे गुजर रहा है, सेकेंडरी कॉइल से। चूंकि ये इसके पास है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, बल्कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र जो है में क्या स्थित है, सेकेंडरी कॉइल, द्वितीय कुंडली स्थित है। अब जब द्वितीय कुंडली स्थित है तो इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, और इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें भी क्या उत्पन्न होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और ये भी हो जाएगा NS del phi by del T। ये हम पहले पढ़ चुके हैं।
फैराडे लॉ में पढ़ चुके हैं। तो ES अपॉन EP, ES अपॉन EP, यदि इसका कोई लॉस ना हो, इस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी जितना यहाँ उत्पन्न हो रहा है यहाँ भी जा रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा NS डेल फाई बाई डेल टी अपॉन NP डेल फाई बाई डेल टी, ये कट जाएगा। तो ये ES अपॉन EP, ES अपॉन EP इज इक्वल टू हो जाएगा NS अपॉन NP। अब हम फेरों की संख्या से देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा हो गया, फेरों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है ES और EP। ES अपॉन EP इज इक्वल टू NSN अपॉन NP, या EP अपॉन ES विल बी इक्वल टू NP अपॉन NS। तो जिसमें फेरों की संख्या ज्यादा होगी, अगर हमको जो है स्टेप अप बनाना है, ES ज्यादा करना है तो NS ज्यादा करना होगा, EP ज्यादा करना है तो NP ज्यादा करना होगा। तो यहाँ पर हमने जो है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना दिया, स्टेप अप। और स्टेप डाउन अगर हम चाहेंगे तो स्टेप डाउन को देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, ये देखिए फेरों की संख्या, ये क्या हो जाएगा स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। और इसको अगर हम दिखाना चाहें स्टेप अप को, और ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये देखिए इसमें फेरों की संख्या ज्यादा हो गई, इसमें कम हो गई, तो ये क्या होगा स्टेप अप, स्टेप अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये क्या हो गया प्राइमरी में ज्यादा है और सेकेंडरी में कम है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यदि ऊर्जा का ह्रास ना हो, यदि ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा तो EP अपॉन ES, यानी कि प्राथमिक कुंडली में और द्वितीय कुंडली में, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, यहाँ पर यहीं पर लिख देता हूं। तो P इज इक्वल टू PS होना चाहिए, प्राथमिक कुंडली की ऊर्जा बराबर सेकेंडरी कुंडली की ऊर्जा। तो PP क्या होगा EP इंटू IP इज इक्वल टू ES इंटू IS। तो ES अपॉन EP, ES अपॉन EP इज इक्वल टू हो जाएगा IP अपॉन IS। तो देखिए जब ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, ये हमने यहां से भी देखा, ES अपॉन EP इज इक्वल टू I, उल्टा हो गया ये, NS अपॉन NP तो ठीक है। तो जब प्राथमिक कुंडली में अगर हम द्वितीय कुंडली में प्राथमिक की अपेक्षा विभव ज्यादा करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, धारा का मान कम हो जाएगा, धारा का मान क्या हो जाएगा कम। अगर विभव बढ़ाएंगे, चूंकि ऊर्जा क्या होती है संरक्षित रहती है, ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा है, तो द्वितीय कुंडली में यदि हम विभव का मान बढ़ा रहे हैं तो उसमें धारा का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक। और ये ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS उल्टा हो गया, इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू R, ये कहलाता है परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात, ठीक। तो ये आप समझ लीजिए, ये स्टेप डाउन हो गया। स्टेप डाउन बनाने के लिए द्वितीयक में कम फेरों की आवश्यकता पड़ेगी, स्टेप अप बनाने के लिए द्वितीयक में प्राथमिक से ज्यादा फेरों की संख्या बनानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी।